प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात में अपने बुने मकड़जाल में फंसा लिया है? कुछ इसी तरीके का मकड़जाल जिसमें ये सत्ता की कुर्सी जो है वो फंसी हुई है क्या? अगर हां तो वो मकड़जाल कैसे बुना गया और उसके लेयर कौन कौन से हैं? और क्या बीजेपी सचमुच उसमें फंसती दिख रही है या ये राहुल की टीम का दृष्टि भ्रम है? इसके अलावा हम आपको ये दिखाएंगे कि जिस हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश की बातें आप बार बार गुजरात चुनाव में सुन रहे हैं, इन चेहरों से कांग्रेस कितनी उम्मीद की आस लगाए बैठी है। और राहुल गांधी अगर दिसंबर में गुजरात में कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं तो सीट का इक्वेशन और कैलकुलेशन क्या हो सकता है? इन सारी बातों का जवाब मेरे साथ आज प्रश्नकाल में है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के हिंदू होने या न होने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी खुद सफाई दे रहे हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। मेरी दादी, मेरी फैमिली शिव भक्त, ठीक है। इन चीजों को नॉर्मली प्राइवेट रखते हैं, हम इन चीजों के बारे में बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा धर्म है वो हमारी चीज है, वो हमारे अंदर है और हमें किसी को मतलब सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमारी चीज है इस पर हम व्यापार नहीं करना चाहते, इस पर इसकी हम दलाली नहीं करना चाहते, यूज नहीं करना चाहते। सर, अब इस सवाल सभी सभा में ये बता ही देना, कल से मीडिया वाला लगातार लगे हुए हैं। कल सुबह से जब से आप सोमनाथ गए तब से ही लगे हुए हैं। मैं आपको कल की बात बताती हूँ। सोलंकी जी बैठे, मैं गया मंदिर में, मैंने विजिटर बुक साइन की। बीजेपी के लोगों ने दूसरी बुक में मेरा नाम है। आप इनसे पूछिए। राहुल जी सोमनाथ भगवान दर्शन करे, दर्शन કરીને परिक्रमा કરી, પરિક્રમા કરીને સરદાર સાહેબના સ્ટેચ્યુ એને આવીને ફૂલો અર્પણ કર્યું। બધા લોકો મળવા આવ્યા। રાહુલજી ગાડીમાં બેઠા હતા, ત્યાંનો ક્લાર્ક ચોપડો લઈને આવ્યો, એ વિઝિટર બુક હતી। કઈ બુક હતી? વિઝિટર બુક હતી। વિઝિટર બુકમાં રાહુલજીએ પોતાનું નામ, બાર તુગલક લેન, એડ્રેસ અને એમાં લખ્યું કે વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ પ્લેસ, આસ્થાનું બહુ મોટું સ્થળ છે અને સાહેબ जो मुझे फीलिंग आई જે જો એમ લીધું। અને એના પછી આ લોકોએ એવું ચલાવ્યું કે એમની પાસે એમના ઓફિસના રેકોર્ડમાં 2 રજીસ્ટર છે, જ્યાં હિન્દુ અને બિન હિન્દુ આવે એ લોકો રજીસ્ટર કરે છે। तो पहली बार सोमनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर जो विवाद हुआ उस पर राहुल गांधी बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो जबरदस्त सफाई दी, लेकिन अब राहुल गांधी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारा अपना मामला है कि हम जो है वो हिंदू धर्म के हैं और हम शिव के भक्त हैं, लेकिन हम धर्म की दलाली नहीं करते, यानी वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन किस तरीके से गुजरात में सियासत आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी की रणनीति क्या है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये राहुल का मकड़जाल है। इसका पहला लेयर है जाति, दूसरे नंबर पर आरक्षण, तीसरे नंबर पर दलित अत्याचार, चौथे लेयर पर किसानों की जमीन, पांचवा लेयर है बेरोजगारी, छठा लेयर जीएसटी से हुआ नुकसान, सातवें नंबर पर नोटबंदी और आठवें लेयर जिसमें अब कप्तान वर्सेस कप्तान का मुकाबला हो रहा है। इसमें राहुल जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा मजबूती से उठाना चाहते हैं वो है लोन माफी। ये 8 लेयर है और उसके पास सत्ता की कुर्सी है, जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी नाक की लड़ाई बना लिया है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 22 से ज्यादा मंदिरों के दर्शन किए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कांग्रेस के शासन में या फिर विपक्ष में रहते हुए किसी भी नेता ने इतने मंदिरों के दर्शन नहीं किए हैं। 20 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शोज किए हैं, जो कि अब तक का सबसे लंबा समय है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का गुजरात में। साथ ही साथ जितने सवाल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में उठाए हैं, अब तक संसद में और किसी भी स्टेट इलेक्शन में राहुल गांधी ने इतने सवाल नहीं उठाए। और राहुल पूछते ही जा रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव राहुल के लिए खुद का मेकओवर है और अगर राहुल का गुजरात प्रयोग सफल होता है तो बीजेपी के लिए 2019 में चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी। आज
पहली बार हुआ है कि राहुल में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, लगातार गुजरात में जूझ रहे हैं और जो पब्लिक अटरेंसेस हैं वो भी बड़े ही सधे हुए हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। और अगर इसी तरह कंसिस्टेंसी बनी रही तो 2019 में एक अच्छा चैलेंज मोदी जी के लिए हो सकती है। राहुल ने कैसे बीजेपी को फंसा के रखा हुआ है, इसे समझने के लिए दो तस्वीरें आप बारी बारी से देखिए। सबसे पहले देखिए कि कैसे राहुल की टीम ने पहले चेहरा ढूंढा, फिर चेहरों के जरिए मुद्दा ढूंढा। देखिए गुजरात चुनाव में ये राहुल के 4 यार हैं और इन्हीं के कंधे पर कांग्रेस ने 4 मजबूत मुद्दे रखे हुए हैं। पहले हार्दिक, उनके जरिए पाटीदार आरक्षण, दूसरे नंबर पर अल्पेश, उनके जरिए बेरोजगारी, तीसरे नंबर पर जिग्नेश, जिनके जरिए दलित अत्याचार, और चौथे नंबर पर छोटू वसावा, जिनके जरिए आदिवासियों की समस्या। इन्हीं के जरिए राहुल के सीट का गणित है। हार्दिक के बूते वो 8 से 10 सीटों की बढ़त की उम्मीद पाले। अल्पेश के जरिए करीब 11 से 15 सीटें, जिग्नेश के साथ कम से कम 3 सीटें और छोटू वासवा के समर्थन से 2 सीटों की आस लगाए बैठे। अगर इसे जोड़ दीजिएगा तो 30 सीटें होती हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो कम से कम विधानसभा की 1/3 यानी 60 से 61 सीटें खुद जीत रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। वैसे बीजेपी कह रही है कि 18 के बाद सारे विश्लेषण फेल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल ने चेहरों से इतर वोट दिलाने वाले मुद्दे भी पकड़े हुए हैं। माइंड गेम में भी फिलहाल वो बीजेपी से थोड़ा आगे ही चल रहे हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए और विपक्ष को फंसाने के लिए राहुल के मकड़जाल में जो सबसे मजबूत पासा फेंका गया है वो है किसानों की लोन माफी का। जो काम 22 साल में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नहीं किया, किसान का कर्जा माफ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दिसंबर में 10 दिन में मैं करके आपको दिखा दूंगा। गुजरात में भी किसानों की लोन माफी का मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव की तरह गेम चेंजर हो सकता है। कांग्रेस को इसका अंदाजा पहले से था, लिहाजा 6 महीने पहले से ही अहमदाबाद और सौराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किसान आंदोलन को पार्टी ने समर्थन दिया। जून के महीने में जब गुजरात पानी के लिए तरस रहा था तब किसान वहां कर्जमाफी आंदोलन में सड़कों पर दूध बहा रहे थे। ये वो किसान हैं जिनके ऊपर करीब 30,000 करोड़ का कर्ज है और इनमें से ज्यादातर के पास 7 एकड़ से कम जमीन। गुजरात चुनाव में ये किसान करीब 15% वोट बैंक है और ये हर जाति और वर्ग से आते हैं। बीजेपी ने किसानों को अपने पाले में रखने के लिए ब्याज माफी और 0% ब्याज पर लोन की स्कीम चला रखी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ब्याज नहीं, मूलधन की भी माफी। 75,000 करोड़ का कर्जा तो गुजरात के किसानों के ऊपर है। ये कर्जा बढ़ता जा रहा है। इसमें दोनों कर्जे हैं, जो शॉर्ट टर्म लोन है वो भी है और लॉन्ग टर्म लोन भी है। पिछले 3 सालों से किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं अपनी उपज के, उसके हिसाब से ही कर्जा बढ़ रहा है। अगर सही समय पर कर्जा माफ नहीं किया गया तो किसान और कर्जे में डूबेंगे। इसका एक ये भी हम लोग देख सकते हैं कि गुजरात में किसानों के सुसाइड के मामले पिछले सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी हर दिन नरेंद्र मोदी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस सवाल में किसान और खेती बड़ा मुद्दा है। दरअसल ये मुद्दा ऐसा है जिस पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 13% कुल जीडीपी का हिस्सा किसान और खेत से आता है, जिसको राहुल गांधी ने टारगेट किया है। वो जानते हैं कि ये एक बड़ा वोट बैंक है जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। राहुल गांधी अपनी सभा में प्रिंट आउट का बंडल लेकर आ रहे हैं और गिन गिन कर गाँव के नाम बता रहे हैं। वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी, जो अभी इस तरह के आंकड़ों के साथ कैंपेन में विपक्ष की बोलती बंद करती रही, वो चुनाव में अलग मुद्दों की तरफ भागती दिख रही है। खुद पीएम गुजरात में विकास का जिक्र तो करते हैं, लेकिन साथ में गुजरात के दोनों हाथ में लड्डू और गुजरात की अस्मिता को खरोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हो एवी हवा बनाई दी थी बात भाजपनी 25 सीट आवे तो भलू, અને અહંકાર એટલો આવી ગયો તો કે ગુજરાતના ગધેડાઓની ચર્ચા કરી હતી। ગુજરાતીઓને ગધેડા કહેવાની હિંમત કરી હતી। જે લોકો ગુજરાતીઓને ગધેડા કહેતા હતા ઉત્તર પ્રદેશની ગલીઓમાં ફરી ફરીને, એ લોકો આજે એ ગધેડાઓના પગ પકડવા માટે આવવા મજબૂર થયા છે। આ કામ અમે કરીશું। अब सवाल है कि क्या बीजेपी को गुजरात में फंसा लेना इतना आसान है? गुजरात चुनाव पर सेकंड नजर रखे हुए जानकार कहते हैं यह कमोबेश नामुमकिन जैसा है। देखिए, 2-3 चीजें ऐसी हुई कि जो 2012 होता तो बवाल मच जाता। हार्दिक की सेक्स सीडी, संजय जोशी की सेक्स सीडी आई और क्या असर हुआ हमने देखा। इसका कुछ असर नहीं हुआ।
इस तरह राहुल के धर्म पे उनको एक बवाल उठाना था, हिंदू मुस्लिम करना था, कांग्रेस मुस्लिम को कहना था, वो नहीं हो पाया। प्रजा का जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिला, नहीं तो ये पूरा मामला उठ जाता। जब एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है ना, तो मुद्दे का लॉजिक दूर हो जाता है और लोगों के इमोशंस कहां है वो आ जाते हैं। बीजेपी को फंसाना नामुमकिन है, लेकिन असंभव नहीं, ये मानने वालों का भी एक बड़ा वर्ग है। क्योंकि राहुल के पास अगर गुजरात में चेहरा है तो बीजेपी के पास 100 चेहरों का एक चेहरा खुद मोदी है। और राहुल के चेहरों का लिटमस टेस्ट होना बाकी है। मोदी के नाम पर पैकेट पोल होते हैं, ये पहले से देखा सुना जा चुका है। अब अगर राहुल के पास मुद्दे हैं तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा राहुल ही है। राहुल के पास अगर सवालों की लिस्ट है तो बीजेपी के पास सवालों का पिटारा है। और इसके केंद्र में राहुल को रखा गया है, उनके अमेठी मॉडल को। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो जरूर है कि राहुल ने बीजेपी को गुजरात में बेचैन कर रखा है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी मंच से ही नहीं बल्कि सड़क पर भी उतर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये अमरेली की तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी हरे भुने हुए चने खरीदने पहुंचे नहीं, खरीदा भी, और मौके पर मौजूद कुछ छात्रों के साथ सेल्फी खिंचवाई और बीच सड़क पर ही चने खाए। दुकानदार को मान मनोवल करके पैसा भी दिया। याद कीजिए ऐसी तस्वीरें पहले किसकी होती थी। राहुल को आप जो कहें, लेकिन उन्होंने बीजेपी को इस बात के लिए विवश किया है कि मंत्री से लेकर मिनिस्टर तक की पूरी फौज गुजरात में नजर आए। नतीजा जो हो, लेकिन गुजरात में ये हर कोई मान रहा है कि इस बार जैसा चुनाव गुजरात में दशकों बाद हो रहा है। तो आपने गुजरात में कांग्रेस के लिए राहुल की सत्ता के गणित का इक्वेशन समझा। ये एक विश्लेषण है जिसमें एक्सपर्ट्स की राय है, उनका ही अंदाजा है। लेकिन लोकतंत्र में बड़े बड़े विश्लेषण कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि जनता के मन में क्या है वो भांपना बहुत मुश्किल है। जनता क्या कह रही है इसे जानने आपको वडोदरा की सड़क पर लिए चलते हैं, जहां इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा ने जलेबी और फाफड़ा पर चुनावी चर्चा में शामिल होकर समझने की कोशिश की कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। बड़ोड़ा या वडोदरा, इसके करेली बाग के पास इस वक्त इंडिया न्यूज मौजूद है और सुबह की बात है, सुबह का वक्त है। जलेबी फाफड़ा अगर गुजरात में लोगों से पूछा जाए तो वो ये नहीं बताते कि कैसा होता है, वो खा के बताते हैं कैसा होता है। ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता था एमपी का, और इसके साथ साथ बनारस से भी जीता था। लेकिन वो चुनाव बीते वक्त की बात हो गई। इस वक्त विधानसभा चुनाव है। यहाँ पर जलेबी फाफड़ा आप लोग बनाते हैं, नाम क्या है आपका? प्रवीण सोलंकी। प्रवीण सोलंकी, कब से बना रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। कितना बिकता है यहाँ पर, कितने लोग पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोग। कब तक बिकता है, सुबह से कितने बजे तक? संडे को टोकन सिस्टम चलता है। अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव में किसका जोर है? भाजपा का। भाजपा का? क्यों? क्योंकि वो जलेबी की तरह सीधी है। ऐसा क्या कर दिया अभी भाजपा ने? और रास्ता देखो, लोगों की आमदनी बढ़ गई है। पहले साइकिल का ठिकाना नहीं है, अब फार्मर भी, खेडूत भी बाइक लेके जाता है। हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं और सबसे पहले मैं जलेबी से शुरुआत करूंगा साहब, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। बहुत। मेरा नाम प्रकाश राणे। प्रकाश राणे। आप सर? जयंत दिगे। जयंत दिगे। और आप? सतीश भावसार। सतीश भावसार। भावसार साहब, ये जलेबी फाफड़ा ही क्यों? जलेबी फाफड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो जलेबी फाफड़ा का कॉम्बिनेशन अच्छा है। गुजरात के लिए किसका कॉम्बिनेशन अच्छा है? भाजपा का। भाजपा का क्यों? भाजपा का आप देख ही रहे हो ना, इतने साल में 22 साल में क्या क्या नहीं हुआ है गुजरात में। हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी है, और आंदोलन भी तो हो गया यहाँ पर गुजरात में। सो तो होना ही है, लेकिन जैसे आपने बताया कि जलेबी की तरह टेढ़ी है नहीं, जलेबी की तरह मीठी है और ऐसे फाफड़ा की तरह सीधी है। भाजपा फाफड़े की तरह सीधी है और जलेबी की तरह मीठी है। जलेबी की तरह मीठी है। क्यों? राहुल, हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश जी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो मन में भाए ना वही तो लग जाए दिल में। बस फर्क डालेंगे ये लोग किस में? चुनाव में बीजेपी का सीट्स कम हो सकता है। थोड़ा फर्क जरूर हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया है? मोदी को मतलब सारी प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट को उतरना पड़ गया, तो क्या उनके मन में एक डर है कि गुजरात हाथ से निकल सकता है?
साहब एक बात बताइए कि गवर्नमेंट कंपनी एक दफे लॉस में जाने के बाद में कभी कोई एक तुम्हारा जीबी और एक ये था अपना जीएसएफसी, तीनों कंपनियां टोटली लॉस में थी अपने इसमें कांग्रेस के इसमें। उन्होंने तीनों को ऊपर लाके आज सबको रोजगारी मिल रही है, नहीं तो वो कंपनी बंद हो जाती। नहीं, विकास बहुत सारे पॉइंट्स में छुपी हुई है। विकास इसी में भी है। विकास अगर अच्छे लोग पढ़े लिखे दिख जाए तो वो भी एक विकास है। विकास ऐसे में रास्ते अगर अच्छे हो तो वो भी विकास है। तो विकास सब जगह होती है, एक ही जगह से विकास नहीं होती है ना। तो बड़ी बात देखो कि यहाँ पे आप आउट ऑफ गुजरात के लोग बहुत देखते हो, तो क्यों वो लोग ऐसे तो आते नहीं है, उनका नौकरी धंधा यहाँ मिलता है तभी आते हैं ना वो लोग। गुजरात में एक और कॉम्बिनेशन बना है पाटीदार का और कांग्रेस का, काम करेगा? कॉम्बिनेशन बना है ऐसा नहीं बोल सकते ना, तो कुछ लोग है वो बोलते हैं, जो पाटीदार अपने आप को नेता समझते वो लोग बोलते हैं काम करेगा पाटीदार। पाटीदार क्या पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ है? नहीं, पूरा पाटीदार नहीं है कांग्रेस का। क्या लोगों ने उम्मीदें की थी, क्या हुआ है? समीकरण कहीं बहुत उलझे जरूर हुए हैं, लेकिन लोगों को यह पता है कि भाजपा को काम देना जरूरी है। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लोग तो यही उम्मीद जता रहे हैं कि यह सरकार बनी रहेगी। मिर्च के साथ समाप्ति करता हूँ, क्योंकि जलेबी फावड़ा खा लिया है तो थोड़ा सा तीखापन भी हो जाना चाहिए। लेकिन गुजरात की मिर्च मीठी है। कैमरा पर्सन मिशन निर्मल के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, करेली बाग, वडोदरा। तो हमारे सहयोगी राजीव का मुंह मिर्ची खाने के बाद भी जिस तरीके से कड़वा नहीं हुआ, वैसे जीएसटी के आने के बाद भी लोगों के मन में कड़वाहट नहीं दिखती मोदी के खिलाफ। भले वो कुछ भी कह लें वहां की सरकार के खिलाफ, लेकिन जब मोदी का चेहरा, मोदी की बात आती है तो वो कहते हैं वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। और ये ज्यादातर जगहों पर जो रिएक्शन है लोगों से बात करने पर, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस पर लगातार जानकारियां दूंगा और लगातार प्रश्नकाल में गुजरात की सियासत को आपके सामने लाकर रखूंगा, ताकि आप समझ सकें कि इस बार के जबरदस्त चुनाव में क्या चल रहा है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना। नमस्कार।